नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 11:15 बजे से शुरू हुआ। विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रिपोर्ट पेश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। देहरादून से बड़ी खबर, 11:15 बजे से शुरू हुआ सदन। विपक्ष ने व्यवस्था का उठाया प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की गई। सवा 11 बजे शुरू हुआ सदन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार MBBS डॉक्टर की संख्या बहुत अधिक रही है। आगे उन्होंने ये कहा कि इस बार 80 से अधिक डॉक्टर सरप्लस रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि 258 टेस्ट फ्री कर दिया गया है। पहाड़ पर अस्पतालों में सुधार लाया गया है। अटल आयुष्मान योजना का लाभ उत्तराखंड के लोग उठा रहे हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र से लोग इलाज के लिए मैदानी क्षेत्र या राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। पूछे जाएंगे, उनका जवाब दिया जाएगा। चिकित्सा को लेकर बार बार देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्र से लोग पलायन करके नीचे आते हैं और यहाँ से फिर बाहर अदर स्टेट में जाते हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या प्रावधान करने जा रहे हैं ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा दुरुस्त हो सके? देखिए, पहली बार एक ऐसा मौका है जबकि हम पे पहाड़ी क्षेत्रों में MBBS डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं। अब कहीं भी डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है और मैं कह सकता हूं कि इस बार हम पे लगभग 80 से ज़्यादा डॉक्टर सरप्लस हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर गांव तक स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो। अग्निपथ भर्ती योजना का पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी स्वागत किया। गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम के तहत कोटद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसी के तहत युवाओं के लिए PM मोदी अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने जा रहे हैं, जो देश की सेनाओं को और मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अग्निपथ भर्ती योजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और महामंत्री कौन है? महामंत्री के विद्यमान है, उनके बेटे का थोड़ा स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। BMO में भी लेटर लिखा था, यहाँ भी दे रहा। हाँ, बहुत होता है 80 लाख जी, और इतना है नहीं उनका हिसाब। रोड कमीशन जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, भारत का जो सैन्य शक्ति है और उसमें भी जिस उत्तराखंड में आप खड़े हैं उस सैन्य शक्ति में
उत्तराखंड का जो वर्चस्व है, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत आज सेना में है। सेना को जितना ताकतवर बनाया जाए और विविध योजनाओं में। पौड़ी के सपलोड़ी और भट्टी गांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। हरीश रावत ने कहा कि ये बड़ा दुखद है कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वन विभाग से मांग करते हैं कि ग्रामीणों को गुलदार के दहशत से निजात दिलाने के लिए काम करें और पिंजरे लगाए जाएं और रात को गश्त भी लगातार की जाए। गुलदार की दहशत को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा वन कर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिए। सरकार और वन विभाग को मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ग्रामीण गुलदार की दहशत के बीच गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। तो मृतकों के परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुलाकात करी है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि लोगों को गुलदार की डर से दूर किया जाए, वरना लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। गुलदार के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण। अगर कुत्ता यहाँ पर रहता तो उसने कुत्ते को ले जाना था। पौड़ी के सपलोडी और भट्टी गांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। हरीश रावत ने कहा कि ये बड़ा दुखद है कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वन विभाग से मांग करते हैं कि ग्रामीणों को गुलदार के दहशत से निजात दिलाने के लिए और पिंजरे लगाए जाएं और रात को गश्त भी की जाए। गुलदार की दहशत को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा वन कर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिए। सरकार और वन विभाग को मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ग्रामीण गुलदार की दहशत के बीच गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इस परिवार के लिए थी और गांव-गांव में ये बड़े भय की स्थिति पैदा हो गई। वृद्धजनों के ऊपर जिस तरीके से बाघ हमलावर है उससे और बच्चों के ऊपर, इससे एक हर गांव डरा हुआ है और हर वो परिवार डरा हुआ है जिनके बुजुर्ग लोग गांवों के अंदर है। यदि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो हमारे गांवों से पलायन और ज्यादा तेज हो जाएगा। परिवारों को किच्चा में अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे इंट्रॉक कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने के चलते 28 जून को मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा करी। इस दौरान महापंचायत में बीकेयू के अध्यक्ष राकेश टिकैत समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड शासन की मार्फत 30 मई को इंट्रॉक कंपनी की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन श्रम विभाग और जिला प्रशासन ने कंपनी की तालाबंदी खत्म कर मजदूरों की कारबहाली कराने और मजदूरों के बकाया वेतन की वसूली को लेकर कोई भी कोशिश नहीं की, जिसके चलते कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। आगे मैं अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। इनको बुला लो जरा ना। बैठे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है और एडमिशन तक नहीं हुए बच्चों के, तो इसलिए यहाँ बैठना बच्चों का तो जरूरी था। वो बच्चे बैठ रहे हैं और बच्चों को पिछले हमें लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है और बच्चों का पालन पोषण नहीं ढंग से हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ बच्चे बैठे। और इसी कार्यक्रम के साथ आगे मैं अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। इनको बुला लो जरा ना, इनको बोल दो जरा, इनको बुला लो एक बार, ये बात रख देनी पड़ेगी। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपनी लड़ाई का सिपाही बना दिया है, एक महिला को अपने अपनी लड़ाई का सिपाही बना दिया है। तो साथियों, यही है जिसकी गारंटी मिलती है और जितना लोग साथियों।
बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीते दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते शुक्रवार को विशेष इमारतों से निकले दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा है। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। इस अनैतिक काम पर जिससे संविधान की गरिमा मर्यादा, देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंच रही है, ये काम बंद होना चाहिए देश में। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय से कल वार्ता हुई थी। ऐसे सैकड़ों की हजारों की संख्या में एकत्रित होकर रुद्रपुर जाने वाले थे। उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि उत्तराखंड के भीतर कहीं कोई ऐसी घटना पर है वहां ज्ञापन दें। प्रशासन ने सहयोग किया, हम भी प्रशासन के सहयोग में खड़े हैं, इसलिए ज्ञापन देने के नाते यहाँ पर आए। इस बात की, इस काम की पुनरावृत्ति ना हो, मैं एक बार ज्ञापन पढ़ लेता हूं, पर तहसीलदार साहब को ज्ञापन। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीते दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते शुक्रवार को विशेष इमारतों से निकले दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा है। यह मांग है कि हर सप्ताह एक विशेष दिन शुक्रवार को विशेष इमारतों से, मस्जिद से, कुछ मस्जिदों से ऐसे लोग निकलते हैं जो पथराव करते हैं, जो आगजनी करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अपनी न्याय व्यवस्था तय है। उससे अलग हटकर कोई इस तरह का उपद्रव फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जिला प्रशासन के पार्किंग स्थल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था किस तरीके की है, ये इन तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। यातायात व्यवस्था अल्मोड़ा की पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जिला प्रशासन के पार्किंग स्थल के दावे भी यहाँ पर पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो पार्किंग में वाहन नहीं खड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जनहित में अनेकों दीर्घकालिक योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। वहीं चंपावत के कई क्षेत्रों में कुल 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को विकासखंड चंपावत के नाघान ग्राम सभा में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा ने शुभारंभ किया और इस अवसर पर ग्राम प्रधान नाधान नीमा बीनवाल, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण
मौजूद रहे। देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जनहित में अनेक दीर्घकालिक योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। वहीं चंपावत के कई क्षेत्रों में कुल 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को विकासखंड चंपावत के नधान ग्राम सभा में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नधान नीमा बीनवाल, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएं भी थी और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फायदा होगा। दिनेशपुर में 19 जून से सुधांशु मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का आयोजन होगा। यह आयोजन पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में होगा, जिसका उद्देश्य विधायक अरविंद पांडे करेंगे। उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। वहीं खेल समिति के सरोज मंडल ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और पड़ोसी राज्य नेपाल की चुनिंदा 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है और उद्घाटन मैच 19 जून को टनकपुर और बरेली के बीच खेला जाएगा। साथ ही बताया कि प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी के साथ नगद धनराशि भी इनाम में दी जाएगी। आपको बता दें, प्रतियोगिता के प्रायोजक भाजपा नेता हिमांशु सरकार हैं। दिनेशपुर में 19 जून से सुधांशु मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का आयोजन होगा। ये आयोजन पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में होगा, जिसका उद्घाटन विधायक अरविंद पांडे करने वाले हैं। वहीं खेल समिति के सरोज मंडल ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की चुनिंदा 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है और उद्घाटन मैच 19 जून को टनकपुर और बरेली के बीच खेला जाएगा। साथ ही बताया कि प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी के साथ नगद धनराशि भी इनाम में दी जाएगी। आपको बता दें, प्रतियोगिता के प्रायोजक भाजपा नेता हिमांशु सरकार हैं। स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। हमारे जो पुराने फुटबॉल खिलाड़ी थे सुधांशु मंडल, उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम हर वर्ष प्रतियोगिता कराते हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते यहाँ पे कोई हम टूर्नामेंट नहीं करवा पाए थे। और ये स्टेडियम जो है, ये खुदीराम बोस स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसमें ये पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। इससे पहले यहाँ पे जो है नेशनल स्तर पर जो है यहाँ पे कबड्डी, सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ऑफिशियली हुआ था वो पूरे देश के जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सभी टीमें, महिला पुरुष की टीमें यहाँ पे। रामनगर के ढिकाला जोन को प्रशासन ने बंद कर दिया है। देश विदेश के सैलानियों से मन मोह लेने वाले जोन में टूरिस्टों की 3 महीनों के लिए नो एंट्री लग गई है। आपको बता दें, कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के धनवत्व के लिए जाना जाता है। इस जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश विदेश से सैलानी यहाँ अमूमन टाइगर को देखने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ खूबसूरत पक्षी, हाथियों के बड़े बड़े झुंड, खूबसूरत हिरण, बारहसिंघा, काकड़ आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ के सौंदर्य को निहारने के लिए सैलानियों को 3 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
रामनगर के ढिकाला जोन को प्रशासन ने बंद कर दिया है। देश विदेश के सैलानियों से मन मोह लेने वाले जोन को 3 महीने के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें, कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। इस जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश विदेश से सैलानी यहां अमूमन टाइगर को देखने ही आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ खूबसूरत पक्षी, हाथियों के बड़े बड़े झुंड, खूबसूरत हिरण, बारहसिंघा, काकड़ आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहाँ पर किस तरीके से ये खूबसूरत सैलानियों का मन मोह लेने वाले कॉर्बेट नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया है। 3 महीने के लिए इसे बंद किया गया है। 3 महीने का लंबा इंतजार अब लोगों को करना पड़ेगा। उनकी तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, इसमें टाइगर साफ दिखाई दे रहा है। इसमें ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 15 नवंबर को ये मतलब स्टार्ट होता है और 15 जून को ख़त्म हो जाता है। जितने भी पर्यटक आते हैं 14 की नाइट को यहाँ पे रुक के और 15 की मॉर्निंग 11 बजे करीब निकल लेते हैं। और यहाँ पे हर कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं जिसने कि इस बार टाइगर ना देखा हो। टाइगरों का अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे और हर किसी टूरिस्ट के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई थी। जैसे कि हरिद्वार में जंगल सफारी के लिए पर्यटकों की पसंद राजाजी टाइगर रिजर्व को मानसून सीजन के लिए 15 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दरअसल 5 महीनों के लिए पार्क को मानसून सीजन के लिए बंद किया जाता है। वहीं पार्क की चीला रेंज के गेट को अधिकारियों की मौजूदगी में बंद कराया गया। पार्क प्रशासन ने बताया कि बीते 2 सालों में कोरोना के प्रकोप के चलते ज्यादा संख्या में सैलानी पार्क में नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में सैलानियों ने जंगल सफारी की है। इस साल कुल 21,664 सैलानी जंगल सफारी के लिए पहुंचे, जिनमें से 216 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। इससे पार्क को 47,65,000 की आमदनी हुई है। का पार्क खुलता है 15 नवंबर से लेकर के 15 जून तक हर वर्ष ये खुलता है और फिर 16 जून से लेकर के 14 नवंबर तक हर साल इसको बंद कर दिया जाता है। जहाँ तक इस साल की बात है तो इस साल हमारे पास भारतीय पर्यटक आए 21,448 और विदेशी आए 216, जो जिनका टोटल नंबर हो गया 21,600। और इससे सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो हुआ 47,65,560 रुपया और ये रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 20। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में फ्लोर मिल में हुई 6 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने फ्लोर मिल के चौकीदार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से 5 लाख की नकदी और चोरी के पैसे से खरीदी गई नई बाइक भी बरामद हुई। आपको बता दें, 9 जून को अज्ञात चोरों ने लॉकर का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए चुराकर घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने घटना में शामिल फ्लोर मिल के एक सुरक्षा गार्ड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ा दो क्या? गोयल द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें इनकी एक राइस मिल है, उसमें चोरी के संबंध में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की इन्होंने तहरीर दी थी। तो इसमें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और बाकी सुरागरसी पतरसी करते हुए जो हमारी थाना पुलभट्टा और एसओजी की टीम है, बहुत मेहनत से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया और इसमें 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें से मेन जो है कमल, जो इनके यहाँ चौकीदार की नौकरी करता था, और कमल ने फिर लीड इसकी दी सुरेश को, जो रिश्ते में इसका मामा लगता है, और सुरेश ने आदेश और अर्जुन 2 लोगों को अपने साथ मिलाया और इसके बाद इन लोगों ने इस चोरी को अंजाम। खबर देहरादून से, जहां रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को रिकॉर्ड 725 रनों से हरा दिया। वहीं मुंबई की ये बड़ी जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये अनुभव बेहद शर्मनाक रहा, जिसके चलते खानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उत्तराखंड सरकार से CAU के खिलाफ ईडी जांच की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बता दें, CAU पर खिलाड़ियों के ऊपर
किए गए खर्चे में धांधलीबाजी के आरोप लगे हैं। क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि किस तरह पूरे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है, कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहाड़ से युवा नीचे आते हैं, चप्पलों में बॉलिंग करने वाले बच्चे जो यहाँ के अन्य बच्चों से बहुत बेहतर हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, उन्हें साइड में बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चप्पलों में आते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जांच भी उत्तराखंड सरकार को, ईडी को रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य एजेंसी के बस की ये जांच है नहीं। लेजिस्लेटिव का मेंबर होते हुए, विधायक होते हुए सरकार से इसकी मांग करता हूं, और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेकर इस मामले में वाद दाखिल। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।